गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान जारी। 3 बजे तक 50% से ज्यादा हुई वोटिंग। अहमदाबाद, वडोदरा, महसाणा, पंचमहल में डाले जा रहे हैं वोट। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, प्रदेश की युवा ब्रिगेड, हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश सहित 833 उम्मीदवार आजमा रहे हैं चुनावी किस्मत। प्रधानमंत्री ने रानिप में की वोटिंग। लोकतंत्र की मजबूती में चुनाव आयोग की भूमिका को बताया सराहनीय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा में तो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने शिलाज में डाला वोट। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और आम आदमी पार्टी नेता इसुद्दीन गढ़वी ने भी अहमदाबाद में किया मतदान। 5 राज्यों में 1 लोकसभा सहित 7 सीटों पर उपचुनाव। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा के अलावा विधानसभा की रामपुर, खतौली में डाले जा रहे हैं वोट। बिहार की कुंडली, छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर, राजस्थान की सरदार शहर और ओडिशा की पद्मपुर सीट पर जारी है मतदान। G20 सम्मेलन पर केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। शाम को होने वाली चर्चा में प्रधानमंत्री हो सकते हैं शामिल। उदयपुर में जारी है G20 सदस्य देशों के शेरपाओं की बैठक। तकनीक व डिजिटल की मदद से वंचितों के उत्थान पर जोर। जर्मनी भारत के बीच व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी को लेकर समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। जर्मन की विदेश मंत्री अन्नालेवा बेरबॉक और जयशंकर ने की द्विपक्षीय मुलाकात। और फुटबॉल विश्व कप की प्री क्वार्टर फाइनल में आज जापान क्रोएशिया का होगा मुकाबला। दूसरा मैच देर रात ब्राजील साउथ कोरिया के बीच। इंग्लैंड और फ्रांस ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। नमस्कार, 4 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में वोटिंग की। उन्होंने अहमदाबाद के रानिप विधानसभा क्षेत्र में एक सामान्य नागरिक की तरह वोटिंग की। कतार में लगे प्रधानमंत्री को देखकर मतदाताओं में उत्साह भी नजर आया। मतदान करने के बाद प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की मजबूती को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग की सराहना की। और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्शन कमीशन को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की एक महान परंपरा विकसित की है। और उसका एक उत्तम उदाहरण इस चुनाव में भी नजर आया। मैं इलेक्शन कमीशन का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है। गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन ने मतदान किया। उम्रदराज होने के बावजूद लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य निर्वहन में कभी पीछे नहीं रही। 99 वर्षीय हीराबेन के साथ उनके बड़े बेटे व परिवार के सदस्य भी साथ थे। और गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में मतदान का आंकड़ा 50% के पार। 3 बजे तक अहमदाबाद में 44.67% वोट पड़े हैं और अहमदाबाद के साथ ही वडोदरा में 49.69% मतदान हो चुका है 3 बजे तक। गांधीनगर में मतदान प्रतिशत 52.05 रहा है। बड़ौदरा में 49.69% रहा। सबसे ज्यादा साबरकाठा में मतदान हुआ है। 3 बजे तक साबरकाठा में 57.23% का मतदान हुआ। गुजरात में मतदान का आंकड़ा 50% के बाद पार है। ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं और 3 बजे तक अहमदाबाद में
67% मतदान हुआ है। वहीं बड़ौदा में ये 49.69% रहा। गांधीनगर में भी तकरीबन 50% के आसपास मतदान रहा। साबरकांठा में सबसे ज्यादा रहा, 57.23% का मतदान हुआ है। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान में बड़े पैमाने पर अर्बन इलाके हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र हैं जहां पे मतदान हो रहा है, और अहमदाबाद में ये 44% के पार गया है। और पूरे दूसरे चरण का मतदान अभी तक 50% हो चुका है। 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं। साबरकांठा में सबसे ज्यादा, जहां 57.23% रहा। हमारे साथ हमारी संवाददाता रमा जुड़ गई हैं। रमा, 50% के पार है इस समय दूसरे चरण का मतदान। पहले चरण में ये देखा गया कि मतदान पिछले 2017 के मुकाबले कम था। अभी तक के इस मतदान वोटर टर्नआउट को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, जो अभी तक का ये वोटर टर्नआउट आ रहा है, बेहद सकारात्मक खबर एक लोकतंत्र के लिए हम कह सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। समय से पहले लोग अपने घरों से बाहर निकले। यहाँ पर बनासकांठा में जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, आप देख सकते हैं 5 बजे तक मतदान का समय है, लेकिन अभी भी यहाँ पर काफी लंबी लाइन जो है मतदाताओं की यहाँ पर लगी हुई है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। महिलाएं बड़ी संख्या में है यहाँ पर, युवा बड़ी संख्या में आए हुए हैं, और सभी आयु वर्ग के जो मतदाता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। और सुबह से जब से हम मतदाताओं से बात कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि ये हमारा कर्तव्य है, मतदान करना हमें अधिकार देता है, और समाज निर्माण में एवं सरकार में जो हमारी भूमिका है वो सुनिश्चित करता है। तो मतदान हमारा अधिकार है। और ये भीड़ देखकर, मतदाताओं का ये उत्साह देखकर आप अपने आप से यहाँ पर कितनी अवेयरनेस है मतदान के प्रति, वोटिंग के प्रति आप लगा सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग सुबह से आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो प्रबंध किए ही हैं। इलेक्शन कमीशन ने पर्सनल तौर पर घर घर जाकर इस तरह के प्रबंध किए थे, संकल्प दिलाए थे, और इन्विटेशन कार्ड्स यहाँ पर मतदाताओं को दिए थे। इसके अलावा तमाम प्रबंध भी यहाँ पर काफी अच्छे हैं। तो मतदान के लिए ये चरण कह सकते हैं कि काफी अच्छा है, और वोटर टर्नआउट इसमें अच्छे आने की संभावना है। और महिलाएं, मैं आपको बताऊंगी, बड़ी संख्या में यहाँ पर बाहर निकल कर आ रही हैं। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो महिलाओं में भी अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, और लगातार जो है सुबह से हम देख रहे हैं इस तरह से तांता लगा हुआ है। और चुनावी लड़ाई की बात करें तो यहाँ पर कड़ी लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। हम कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है। कहीं कहीं पर आम आदमी पार्टी भी त्रिकोणीय लड़ाई पेश करती हुई नजर आ जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है ऋतु कि यहाँ पर जो मतदाता हैं वो जो है बड़े जागरूक हैं और बड़ी संख्या में निकल कर आ रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं उनके सामने। स्थानीय मुद्दों की वो बात करते हैं, क्या काम हुआ है, क्या काम नहीं हुआ है, इस पर वो बात करते हैं। उन्हें किस तरह से आधारभूत स्ट्रक्चर चाहिए, किस तरह से उन्हें स्वास्थ्य की सेवाएं चाहिए, किस तरह से जो भविष्य में उनके बच्चे हैं उनका फ्यूचर चाहिए, वो तो बात करते हैं। सबसे बड़ी बात ऋतु ये भी है कि यहाँ पर जब हमने मतदाताओं से बात की तो वो बढ़ चढ़कर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर भी बात करते हैं कि राष्ट्र किस दिशा में आगे जाना चाहिए। कुछ एरियाज यहाँ पर बॉर्डर से लगते हुए हैं, तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा भी लोगों के बीच में एक बड़ा मुद्दा है। और हमने नए मतदाताओं से लेकर जो बुजुर्ग हैं अमूमन सबसे बात की है, तो सबका यही कहना है कि ये हमारा कर्तव्य है। और सबसे बड़ी बात है कि देश किस दिशा में जाए। चुनाव चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे पंचायत लेवल का हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे जनरल इलेक्शन हो, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा ये योगदान है यही इसे और मजबूत बना सकता है। हमें सवाल पूछने का अधिकार भी तभी होता है। तो ऋतु, काफी संख्या में यहाँ पर मतदाता आ रहे हैं और ये जो आंकड़ा है ये बढ़ सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमा इस पूरी जानकारी के लिए। आज के पूरे मतदान पर 3 बजे तक का मतदान 50% के पार है। दूसरे चरण का मतदान गुजरात का। धन्यवाद रमा। और दूसरे और अंतिम चरण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, भाजपा उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने वोटिंग की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने भी अहमदाबाद पहुंचकर अपने वोट डाले। गुजरात कांग्रेस के दिग्गज नेता व राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने अहमदाबाद में एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी ने भी अहमदाबाद में वोट किया। शाम 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मतदान का आंकड़ा 50% के पार पहुंच चुका है। और गुजरात के कई भागों में क्या है,
गुजरात के कई भागों में लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। मतदान के बारे में लोगों में क्या है विचार, इस बारे में वडोदरा में कुछ मतदाताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। लोकतंत्र में हर एक वोट जरूरी है और एक वोट से सरकार बन जाती है, एक वोट से सरकार गिर जाती है। और यही कारण है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लगातार अपील कर रही हैं कि हर व्यक्ति को अपने घरों से निकलकर जो मतदान केंद्र है वहां पर पहुंचना चाहिए। आपको लगता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये जनता की? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हर एक को समझना चाहिए कि किस तरीके से अपने घर से अपना काम वाम छोड़ के जो भी हो इसको पहले करना चाहिए। जैसे दूसरे फंक्शन में लोग जाते हैं अपना काम वाम छोड़ के, ये ज़रूर एक तरह का त्यौहार है और उसको हमें अधिकार है सरकार चुनने का। अच्छे निष्पक्ष सब तरीके से मतलब अच्छे लोगों को चुनने का अधिकार है और सबको चाहिए कि सही तरीके से अपने पूरे मत का इस्तेमाल करें। क्या सोचता है चुनाव को लेकर, वोट को लेकर एक युवा के बारे में अगर मैं बात करूं तो युवाओं के मुद्दे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होते हैं, हमारा जो विकास के रिलेटेड होते हैं, डेवलपमेंट है, ग्रोथ रहे हमारी कंट्रीज़ का, हमारे नेशंस का, और एम्प्लॉयमेंट इज़ द बिग इशू राइट नाउ। तो किस तरह के 4-5 सालों में बदलाव आपको यहाँ बड़ौदा शहर में देखने को मिले और आने वाले समय में किस तरह का शहर आप अपना देखना चाहेंगे? एज अ महिला की बात की जाए तो हम चाहते हैं कि हमारी जो सिटी है, जो कंट्री है, वो भी फॉरेन कंट्री की तरह चेंजेस हो। और अभी तो हर चीज़ हमें बहुत इजीली प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, और हम चाहते हैं कि आगे के समय में जैसे अदर्स कंट्री डेवलप कर रही है, हमारी कंट्री भी जल्द से जल्द डेवलप करे। एज ए गुजरात की महिला आप क्या सोच रही हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण दिन है महिलाओं के लिए और लोकतंत्र के लिए? लोकतंत्र के लिए तो मैं तो ये चाहती हूँ कि थोड़ी महंगाई कम हो। महंगाई से सभी लोग परेशान हैं। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है मतदाता के लिए? तमाम लोग अपील भी करें कि निकल कर आएँ और अपने मत का प्रयोग करें। देखिए, मत देना हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसलिए सब चाहते हैं कि आप घर से निकले। हमने भी हमारे घर वालों को सबको वोटिंग करा दिया और आज का दिन ऐसा है गुजरात के लिए एक बहुत निर्णायक दिन है। गुजरात में अगर परिवर्तन लाना है या यही को रखना है, जो भी करना है वो प्रजा एक बार तय करेगी, उसके बाद ही सरकार बनेगी। ये मानते हैं कि पिछले 5-6 सालों में जो बड़ौदा है उसके अंदर जो बदलाव है वो देखने को मिला। इसके अलावा जो युवा जो वर्ग है उसके भी अपने कुछ मुद्दे हैं, लेकिन सब ये मानते हैं कि वोट जरूरी है और हर एक व्यक्ति को वोट देना चाहिए। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, बड़ौदा। और गुजरात के दूसरे चरण के मतदान के साथ ही 5 राज्यों में 6 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी आज मतदान जारी है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। वहीं ओडिशा की पद्मपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुर्नी और छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पार्टी उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को मुकाबले में है। ये सीट समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह के निधन के कारण रिक्त हुई है। रामपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को अयोग्य ठहराए जाने के कारण खाली हुई है। उन्हें नफरत फैलाने वाले भाषण के एक मामले में दोषी पाया गया। इस सीट पर भाजपा के आकाश सक्सेना और समाजवादी पार्टी के असीम रजा सहित कुल 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। खतौली विधानसभा सीट भाजपा के विधायक विक्रम सिंह सैनी को 2 वर्ष की सजा होने के कारण रिक्त हुई है। उन्हें 2013 में हुए दंगे में एक मामले में दोषी पाया गया है। यहां से भाजपा ने राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी ने ये उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा वैश्विक व क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत भारत और जर्मनी शिक्षा पर आगे सहयोग को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। यह समझौता डिजिटल प्रारंभिक पाठ्यक्रम की स्थापना को भी मजबूत करेगा, जिसमें भारतीय छात्र जर्मनी के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए नामांकन कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दोनों देश विभिन्न मुद्दों पर अपना सहयोग जारी रखे हुए हैं।
India and Germany have a long history of close and warm relations. We are marking the 70th year of the establishment of our diplomatic relationship last year. And our strategic partnership, which is more than 2 decades old, has really been bolstered by greater political exchanges, ever-expanding trade, more investment, and a stronger people-to-people relationship. विदेश मंत्री ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को लचीला और अधिक पारदर्शी बनाने के तरीकों पर भी जोर दिया। On a broader scale, I think both of us spent time talking about how to create more reliable and resilient supply chains. In the digital world, how to encourage more trust and transparency. I think we have a common interest, India and Germany, in ensuring not just a stronger global economy, but also a more secure global economy. इसके अलावा विदेश मंत्री ने आतंक के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब तक आतंकवाद है, तब तक कोई बातचीत नहीं हो सकती। Regarding Pakistan, I spent some time with the minister outlining, the nature of our ties, the challenge of cross-border terrorism, and essentially the fact that we engage Pakistan bilaterally on whatever outstanding issues. But the main challenge today is really the fact that we cannot have talks while there is terrorism. और इससे पहले जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक ने 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान गांधी स्मृति पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। क्या लिखा है यार? और अब खबरें G20 बैठक से जुड़ी हुई। G20 सदस्य देशों की शेरपाओं की बैठक उदयपुर में जारी है। भारत की अध्यक्षता में ये पहली औपचारिक बैठक है। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने बताया है कि डिजिटल होती अर्थव्यवस्था का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प जताया है। The digital economy, we've focused on digital public infrastructure, quite a bit on our own experience of creating digital identities for everyone, creating bank accounts, which has enabled us to lift vast segments of our population above the poverty line through direct benefit transfer and fast payments. We do a huge number of fast payments. We've created a vast number of public goods, and therefore public digital platforms and cyber security and cyber safety, which is, to our mind, will be very critical in the digital economy of tomorrow. G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने स्वास्थ्य सुधार, मूलभूत साक्षरता और तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृति की सुरक्षा, सांस्कृतिक संपत्ति और संस्कृति का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। We'll talk about prevention, preparedness and response for health emergencies, digital health for universal access and improved service delivery, and strengthening cooperation for vaccine therapeutics and diagnostics. These are all the issues we brought out in our issue notes, and on education issue note we brought out foundational literacy and numeracy, strengthening research and innovation, tech-enabled learning, and the future of work, which is very critical. And on the culture side, we've talked about protection and restitution of cultural property, culture for sustainable living, creating economy, and how do you leverage information communication technology for preservation of culture. एक तरफ G20 शेरपाओं की उदयपुर में बैठक हो रही है, तो वहीं G20 सम्मेलन के तहत होने वाले कार्यक्रमों को लेकर अन्य पार्टियों के सुझावों पर चर्चा करने और तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बैठक में भाग लेने के लिए 40 पार्टियों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी संभावना है।
प्रधानमंत्री भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में शिरकत करने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। छावला दुष्कर्म व हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने ही इस मामले में सभी दोषियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी करने के आदेश दिए थे। 7 नवंबर को कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए उस फैसले को पलट दिया था जिसमें 3 दोषियों को मौत की सजा दी गई थी। दिल्ली के छावला इलाके में साल 2012 में 19 साल की युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के वकील संदीप शर्मा ने पीड़ित परिवार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है। संदीप शर्मा ने कहा है कि हमारी मांग है कि इस फैसले को रोका जाए और दोबारा सुनवाई हो। Our demand in the review petition is that the order may be recalled and the order passed by the trial court, confirmed by the high court, should be upheld. तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस की एमएलसी कविता ने सीबीआई को पत्र लिखकर दिल्ली की आबकारी नीति में गड़बड़ी के मामले में पूछताछ को लेकर मोहलत मांगी है। सीबीआई ने कविता को पूछताछ के लिए 6 दिसंबर को दिल्ली में हाजिर होने के संबंध में नोटिस भेजा था। इसके जवाब में कविता ने लिखा है कि पहले से निर्धारित कार्यक्रमों की वजह से 6 दिसंबर को उपलब्ध नहीं होंगी। इस महीने की 11, 12 और 14, 15 तारीख को हैदराबाद के अपने घर पर पूछताछ के लिए मौजूद रहेंगी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।